ठीक है। तो प्राइसिंग से क्या समझ में आता है? प्राइसिंग से मतलब होता है कि जब हम लोग ऑर्डर बनाते हैं तो प्राइस इंपॉर्टेंट है कस्टमर से पैसा लेने के लिए, ठीक है। या नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं, माल लेते हैं, सीधा सीधे हिसाब है। तो प्राइसिंग चैप्टर में क्या सीखना है कि प्राइस कैसे मेंटेन करते हैं ऑर्डर में, ठीक है। क्या क्या रूल है, क्या फंडा है उसका, कैसे कैसे करके क्या होता है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई कस्टमर का रिक्वेस्ट आया है, कोई कस्टमर परचेस ऑर्डर दिया है, तो आपको उसके बदले क्या करना है? सेल्स ऑर्डर बनाना है। तो कस्टमर के साथ जब डील हुआ है कि वो कितना रुपया में माल खरीदेगा, तो उतना ही रुपया में आपको सेल्स ऑर्डर बनाना है जितना रुपया में डील हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चीज होता है प्राइस मतलब, ठीक है। तो एक नोटपैड खोलो, वहां पे थोड़ा सा लिखते हैं। तो प्राइसिंग का मतलब पहले समझते हैं कि प्राइस में क्या क्या चीज होता है। तो जब हम लोग मार्केट में माल खरीदने जाते हैं, कोई भी माल, ठीक है, जब आप माल खरीदते हैं तो कुछ भी हो सकता है माल, मतलब कुछ भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, खाने का सामान भी हो सकता है, पहनने का सामान भी हो सकता है, ठीक है। घर बनाने का सामान भी हो सकता है, रोड बनाने का सामान भी हो सकता है, एनीथिंग जो आप मार्केट से खरीदते हैं। जब आप मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज का डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन, कि कितना रुपया में सामने वाला माल बेच रहा है। अगर आप कहीं खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइस होता है, जिसको बोला जाता है बेस प्राइस। यहाँ पे लिखो, बेस प्राइस लिखो। सबसे पहले प्राइस डिसाइड किया जाता है कि इस मेटेरियल का प्राइस कितना है, ठीक है। तो बेस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, जितना में वो माल बेच रहा है, तो ब्रैकेट में लिख दो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये तो फाइनल हो गया कि सामने वाला माल कितना में बेच रहा है, मतलब हम कितना में खरीदने वाले हैं, ठीक है जी सर। और क्या रहता है प्राइस छोड़ के, और क्या क्या चीज हम लोग को पे करना पड़ता है? सर्विस चार्ज, जीएसटी, सर्विस, मतलब टैक्स, जीएसटी। ठीक है। जी तो नीचे लिखो टैक्स, टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी हमारे ही पॉकेट से जाता है, ठीक है। और क्या होता है? और फिर सर्विस चार्जेस पे करना पड़ता है, एडिशनल कुछ सर्विस पैकिंग चार्ज तो चार्जेस रहता है तो। हाँ लिखो, पैकिंग चार्जेस लिखो। पैकिंग चार्जेस हो सकता है, लोडिंग चार्जेस हो सकता है, माल लोड करने के लिए भी पैसा वैसा लेता है, हाँ वही बोल रहे थे सर। पैक करने के लिए भी पैसा लेता है। पैकिंग चार्जेस अलग से लिखो, लोडिंग चार्जेस अलग से लिखो। और क्या हो सकता है, और क्या पैसा लगता है? ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? तो फ्रेट लिखो, फ्रेट, राइट। भाड़ा। और सर अगर घर का 2 तल्ला में बिल्डिंग में है तो ऊपर ही पहुंचाने का चार्ज लेगा सर। हाँ तो लोडिंग चार्जेस में ही हो गया ना। नहीं लोडिंग नहीं है, तो लोडिंग तो माल लोड करने के लिए, उसको क्या चार्ज बोलते हैं, नीचे से ऊपर सर्विस उठाने। चार्ज है। सर्विस चार्ज लिख दो। तो फ्रेट क्या चीज पे लेता है, फ्रेट क्या हो गया? फ्रेट माल पहुंचाने का सर, गाड़ी भाड़ा। तो कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा? नीचे तक पहुँचाएगा, साक्षी से बारीडी। घर तक नहीं पहुँचाएगा।
बोले बड़ी टीम घर तक ही आएगा सर, लेकिन वो घर अगर 2 तल्ला बिल्डिंग पहुंचा है रहा है। सर। फिर दो तल्ला चढ़ने का अलग से पैसा लेगा। हाँ सर, कोई नहीं लेता नहीं है वही सर, सर, मगर नहीं कोई माल नहीं वही माल छोड़ दे फ्लाइट रहे हैं आप चार्जेस पे उनको। ही आ जाएगा। नहीं उसी में आता हाँ, है, ऊपर ऊपर तक पहुंचा देते हैं। घर तक का और अगर बात सर होता है। जब हम भाड़ा देते हैं किसी को, ये नहीं होता है कि हम गेट तक पहुंचा देंगे, बाकी आप अपना हेडेक देख लो, ऐसा नहीं होता। हम्म, रेट जब हम दे रहे हैं तो मतलब घर तक, डोर तक पहुंचा के जाए। चाहे 5 तल्ला बिल्डिंग क्यों ना हो। हाँ, हाँ फिर 5 भी तल्ला हो और 12 तल्ला हो, इतना भी। कलकत्ता में डिलीवर करता है ऐसे। तब तो यहाँ का लोग बदमाश है। और क्या हो सकता है? सर एक ठो लास्ट होगा सर टिप सर, कुछ अच्छा सामान खरीदे, एसी फ्रिज टीवी कूलर, तो सर टिप कुछ होता है सर मिठाई के नाम पे, ऐसा होता है सर। वो हम लोग का इंडिया में ही होता है सब, चाय पानी खर्चा पानी। और पेपर में देखें कभी लिखा हुआ? नो टिप सर लिखा रहता है। नहीं नहीं, ये अभी हम जितना बात कर रहे हैं ये सब आपका इनवॉइस में लिखा हुआ रहता है। जी सर। आप जो चीज का बात कर रहे हैं ना, वो हवा वाला बात है। चाय पानी खर्चा पानी ये आप सब पूछे ना बोले सर, ना। और कुछ पूछे ना सर, तो वही सर हम बोल रहे सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो कहीं लिखा हुआ रहता है? नहीं नहीं आप सर, किसी को लिखा होता पैसा तो नहीं देते सर। हैं, उसका कोई लीगल पेपर होता है? नहीं सर। नहीं होता है कुछ। तो उसको नहीं बोलना। जहाँ पे लीगल बात हो रहा है वहाँ इलीगल बात नहीं बोलना। जी चाय सर। पानी खर्चा पानी वो सब जो है हम लोग का आदत बन चुका है। और क्या होगा? और और कुछ तो याद नहीं आ रहा सर। हाँ, टोल लिखो, टोल। टोल हो सकता है, टोल टोल। चार्जेस। तो मोटा मोटी ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये सब रहता है। सैलरी भी आएगा बाकी सर? हाँ, सैलरी? सेल्स ऑर्डर में सैलरी कहाँ से है? नहीं इसमें प्राइसिंग में सैलरी। हम लोग क्या कर रहे हैं? माल सेल्स एक ऑर्डर जगह बना से रहे दूसरा माल जगह ये बेचने। कर रहे। सेल्स ऑर्डर बना रहे माल बेचने के लिए, तो वहाँ सैलरी कहाँ से बीच में है? तो नहीं समझ बेस्ट में। प्राइसिंग में। हाँ? ऐसे ही लगा सर, बेस्ट प्राइसिंग तो बीच में तो इतना नहीं सारा आ नहीं, गया। यहाँ पे हम सीटीसी नहीं बना रहे हैं हम किसी को, या किसी का सैलरी का पेरोल का हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं। माल बेच रहे हैं तो सैलरी बीच में कहाँ से आएगा? माल बेचने में सैलरी लगता है? मार्केट में जाके सामान खरीदते हो, वो खरीदते हो तो सैलरी सैलरी से पैसा सैलरी दे के खरीदते हैं क्या? ये सैलरी मांगता है सामने वाला। दुकान से सामान खरीदने जाते हो तो सामने वाला क्या बोलता है, कितना सैलरी है? सैलरी क्यों आया बीच में? सैलरी नहीं है आगे तो। माल खरीद बिक्री का बात हो रहा है तो सैलरी कहाँ से आ रहा है? हमको यही नहीं समझ में, उसका दिमाग में क्या चल रहा है, हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोच के सैलरी बोला? सर माल माल जो बेच रहा है उसको पैसा देना होगा ना उसे। हम सेल्स ऑर्डर बनाने का बात कर रहे हैं, तुम उतना क्या पैसा का सोच रहे कि किसको पैसा देना? जो माल बेच रहा है उसको। कौन माल बेच रहा है? कंपनी माल बेच रहा है ना। हाँ। तो किसको पैसा देना?
जो स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, उसके अंडर में जो काम कर रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। वो यहाँ सेल्स ऑर्डर में कहे के लिए इंक्लूड है जब आप छोड़ो, तो इतना ही है, ठीक है। तो माल बेचने के लिए कम से कम ये सारा चीज होगा अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें इंडिया में। लेकिन वही चीज में और भी ऐड हो जाएगा अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट में और भी बहुत सारा चीज लग जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट का जो प्राइसिंग है वो अलग रहता है। जैसे बेस प्राइस तो होगा ही, टैक्स तो होगा ही, लोडिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस होगा ही। फ्रेट यहाँ पे 2-3 तरह का फ्रेट रखता है। अगर पानी जहाज से माल एक्सपोर्ट हो रहा है तो पहले तो रोड फ्रेट लगेगा प्लांट से पोर्ट तक पहुंचाने का। फिर पोर्ट का अलग चार्जेस होता है, क्योंकि जो भी कंपनी पोर्ट अपना बनाता है वो भाड़ा लेता है सबसे। जैसे अदानी पोर्ट और फिर टाटा का पोर्ट, इस तरह का बहुत सारा पोर्ट का कंपनीज है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पोर्ट बनाता है समुद्र में, और जब वहां से किसी का माल लोड होता है, अनलोड होता है, तो पैसा लेता है वो लोग। यही धंधा है, ठीक है। तो पोर्ट चार्जेस अलग हो जाते हैं, पोर्ट का चार्ज अलग हो जाएगा, रोड चार्ज हो जाएगा। अगर रेल से माल जा रहा है बाय ट्रेन प्लांट से निकला और पोर्ट तक जा रहा है, तो फिर ट्रेन का भी चार्ज अलग हो जाएगा। उसको बोलते हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। उसको रैक रैक चार्जेस भी बोलते हैं, रैक, ठीक है। फिर पोर्ट में जाके माल अनलोड होगा। फिर पोर्ट में बहुत सारा आदमी वहाँ पे बैठता है, काम करता है। वो लोग फिर कंटेनर को अनलोड करेगा गाड़ी से, फिर जहाज में लोड करेगा, उसके लिए क्रेन लगा हुआ है। तो वहाँ पे भी बहुत सारा प्रोसेस चलता है। तो वो सब प्रोसेस करने के लिए फिर पैसा लेगा जिसका माल एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पोर्ट चार्जेस अलग हो गया। उसके बाद फिर वहाँ पे कस्टम का भी काम होता है। तो कस्टम का ऑफिसर लोग बैठता है, वहाँ पे भी पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क का भी पैसा लगता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसका भी पैसा लगता है अलग से, ठीक है। उसके बाद फिर जो जहाज से माल जाएगा समुद्र के थ्रू, तो वो जहाज का भाड़ा भी वो जोड़ देगा उसको। तो उसको बोलते हैं ओशियन फ्रेट बोलते हैं उसको। समुद्र में जो जहाज से माल जाता है उसको बोलते हैं ओशियन फ्रेट। ओशियन फ्रेट। तो जहाज का भाड़ा हो गया। फिर उसके बाद हाँ, बस यहीं तक। बाकी उधर में जाके जब वो उतरेगा, उतरने का पैसा, फिर वहां से उतरने के बाद फिर बाय रोड जहाँ पे जाएगा उसका पैसा, वो सब वो लोग का जिम्मेवारी रहता है, कस्टमर का। तो जो बेच रहा है उसका जिम्मेवारी रहता है कंटेनर को चढ़ा दिया पानी जहाज में और उसका भाड़ा दे दिया उसको, बस यही तक, ठीक है। और इन बिटवीन अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ, तो उसके लिए भी एक इंश्योरेंस चार्ज रहता है, तो वो भी पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस चार्ज, ठीक है। कि अगर कहीं कुछ हो गया, डूब हो गया या कुछ भी, तो इंश्योरेंस रिकवरी हो सकती है। तो एक्सपोर्ट में इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इंश्योरेंस चार्ज, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये सब है। उसके बाद बाकी और भी सरकार का कुछ कुछ टैक्स का है, जैसे सीवीडी बोलते हैं, कंट्री वैली ड्यूटी। सीवीडी जैसे जीएसटी होता है, उसी तरह से एक सीवीडी होता है, कंट्री वैली ड्यूटी। ये पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए, सीवीडी। उसके बाद फिर और भी 2-3 क्या क्या है, हम भी भूल गए, बहुत दिन हो गए। तो एक्सपोर्ट करने से इतना सारा चीज पे करके तब जाके माल लोड होगा गाड़ी में, और ये सारा पैसा किससे लेना है, कस्टमर से, ठीक है ना। तो ये सारा पैसा हम सेल्स ऑर्डर में बनाते समय डालेंगे, और ये सारा पैसा हमको कौन देगा, कस्टमर। कब देगा वो, जब हम उसको इनवॉइस बना के देंगे, सारा चीज उसमें लिखा हुआ रहेगा, और वो मेरे को इतना पैसा देगा, क्योंकि मेरे को ये माल बेचने के लिए इतना कुछ लग रहा है। तो हम तो पॉकेट से नहीं लगाएंगे ना ये सब। हम अगर किसी को ये सब दे रहे हैं तो हमको भी तो पैसा चाहिए ना, तो हम किससे लेंगे, कस्टमर से लेंगे, ठीक है।
तो अगर कस्टमर एग्री करता है इतना पैसा देंगे माल लेने के लिए तो लेगा, नहीं लेने लगे तो नहीं लेगा। तो हम लोग जब कहीं पे भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम लोग इतना कुछ देते हैं क्या? हम लोग क्या क्या चीज देते हैं? सर सिर्फ लोडिंग बहुत चार्ज, ज़्यादा तो सर लोडिंग चार्ज तक, लोडिंग मैंने घर लोडिंग पहुंचाने चार्ज तक भी बस, बहुत बार दे देता है। उसके बाद नहीं सर। अभी सब सामान में नहीं लगता है, कुछ कुछ में। जैसे अगर आप कुछ बड़ा सामान खरीदते हैं, जैसे अलमारी वगैरह अगर खरीदते हैं जी तो सर। आपको सामान का दाम भी देना पड़ेगा, पैकिंग का चार्ज भी देना पड़ेगा, लोडिंग का चार्ज भी देना पड़ेगा, भाड़ा भी देना पड़ेगा, और प्लस अगर चाय पानी खर्चा मांगा तो वो तो देना ही पड़ेगा, जिसको यहाँ लिख नहीं सकते। ठीक है। अलमारी अगर आप कहीं से खरीदते हैं और उसको बोलेंगे कि 5 तल्ला चढ़ाने के लिए, तो ऐसे ही अलग से पैसा मांगेगा। जी सर। ठीक है। जी। तो वो जायज़ है, भाड़ा प्लस अलग से, क्योंकि अलमारी ढो के ले जाना बहुत बड़ा हेडेक चीज़ है। तो ऐसा रहता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कुछ भी चीज़ है, ये सारा चीज़ को बोला जाता है प्राइसिंग। सबको मिला के क्या बोलता है? प्राइसिंग। प्राइसिंग। और ये इंडिविजुअल हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं? कंडीशन टाइप बोलते हैं सबको। जी क्या सर। बोलते हैं? कंडीशन टाइप। कंडीशन कंडीशन टाइप टाइप। या फिर प्राइसिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइसिंग एलिमेंट। हाँ। प्राइसिंग एलिमेंट। तो इंडिविजुअल हर एक को अगर बोलेंगे तो कंडीशन टाइप बोलेंगे एसएपी का लैंग्वेज में, या फिर प्राइसिंग एलिमेंट बोलेंगे। और ये ओवरऑल गोटा गोटी ये क्या हो गया? एक प्राइसिंग हो गई। ठीक है। अभी यहाँ पे हर एक चीज का, जितना भी अभी हम यहाँ पे बात किए, हर एक चीज का एसएपी क्या किया है? एक एक कंडीशन टाइप बना के दिया है, स्टैंडर्ड। ठीक है। हर एक का एक एक क्या बना के दिया? कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप बना के। कंडीशन टाइप। ठीक है। तो इसका टी कोड क्या है बनाने का? तो इसको बनाने का टी कोड है V/0 6 V/06। यहाँ पे हम लोग कंडीशन टाइप बनाते हैं, या जो एसएपी ने बना के दिया उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन टाइप आप देख सकते हैं बहुत सारा है। तो कंडीशन टाइप जो होता है कितना कैरेक्टर का होता है? 4 कैरेक्टर का। ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है या फिर सिर्फ अल्फाबेटिक भी हो सकता है। ठीक है। उसके बगल में उसका डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये क्या चीज का है, और उसके बाद उसका कंडीशन क्लास और कंडीशन टाइप और भी बहुत कुछ है। वो मैग्नीफायर में क्लिक करने से दिखाएगा। तो ये सब को छोड़ो, वो PR00 को यूज करो, जिसको बेसिक प्राइस बोलते हैं। PR00 अनसिलेक्ट करो पहले जिसको सिलेक्ट किए। तो बेस प्राइस के लिए क्या होता है? PR00 एसएपी ने बना के दिया। अब यहाँ पे कंडीशन टाइप में जाने से यहाँ पे बहुत सारा देखिए नीचे में ऑप्शन दिया हो, जैसे कंट्रोल डेटा है, वहाँ पे कुछ कुछ बताया है, बहुत सारा फील्ड है। उसके बाद है फिर ग्रुप कंडीशन, उसके नीचे में है चेंजेस विच कैन बी मेड, उसके नीचे में है मास्टर डेटा। तो ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन। अभी वो हर एक ऑप्शन में हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। तो सबको हम लोग को देखना है कि तो किस में टिक लगाने से क्या होगा, किस में टिक नहीं लगाने से क्या होगा, किसका मतलब क्या है, उसको चेंज करने से क्या होगा। ऐसे टेस्टिंग करना होगा। और यहाँ पे जो हर एक फील्ड है उस फील्ड का क्या क्या मतलब है वो बुक में दिया है। देखो तो बुक में है।
जी सर। नीचे जा, और 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 नीचे, और नीचे। ये 20/06, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है, हर एक फील्ड के बारे में ही बताया कि कंडीशन टाइप का मतलब क्या है, एक्सेस सीक्वेंस का मतलब क्या है। और नीचे जाओ, कंट्रोल डेटा में जाओ, वहाँ पे भी कंडीशन क्लास का मतलब क्या है, कैलकुलेशन टाइप का मतलब, तो ये सबको पढ़ना है, ठीक है। तो जो प्राइसिंग होता है, ये प्राइसिंग में टोटल 3-4 चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, वो नोटपैड में लिखो। तो सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन टाइप। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सेस सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद होता है प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर, उसके बाद होता है कंडीशन रिकॉर्ड। ये हम लोग का एक मास्टर डेटा है। एसटी का कितना मास्टर डेटा बताया था मैंने? 5 मास्टर डेटा होता है। जिसमें क्या क्या हो गया हम लोग का? इसमें कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर, कस्टमर मटेरियल, इन्फो रिकॉर्ड, हम्म, और अभी प्राइसिंग मास्टर बाकी है और आउटपुट मास्टर बाकी है। तो ये प्राइसिंग मास्टर है, चौथा वाला जो, ठीक है। कंडीशन रिकॉर्ड, ठीक है, प्राइसिंग मास्टर बोल सकते हैं इसको। और ये कंडीशन टाइप से पहले और दो चीज होगा। एक होगा, नहीं, कंडीशन एक ही चीज होगा, वो है कंडीशन टेबल। कंडीशन कंडीशन टाइप के टाइप ऊपर होगा ऊपर होगा ना। कंडीशन टेबल। कंडीशन टाइप का ऊपर होगा। ऊपर होगा। हम्म, जीरो कर दो उसको। ठीक है। अब ये सब का टी कोड क्या होगा? कंडीशन टेबल का टी कोड है V/03। कंडीशन टाइप का V/05। हाँ, एक्सेस सीक्वेंस का V/06, नहीं, V/07 होगा। ठीक है, और कंडीशन टाइप का होगा V/06 था ना? हाँ, 06 हाँ, प्राइसिंग प्रोसीजर। तो उसको 06 करो कंडीशन टाइप को। कंडीशन टाइप करो। प्राइसिंग प्रोसीजर को होगा V/08।
कंडीशन रिकॉर्ड का होगा VK11। ठीक है, अभी देखो ये सब टी कोड को चलाओ, सही 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 है कि नहीं एक बार देख लेते। हाँ, ये कंडीशन टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये है क्रिएट करने के लिए, V/04 जो है वो है चेंज करने के लिए। देखो तो चेंज का क्या टी कोड है। जीरो फोर स्लैश एन लो। हाँ चेंज। और 5 में क्या है देखो तो, डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले है सर। तो 3 में क्रिएट, 4 में चेंज, 5 में डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद 6 तो देख ही लिया है, लिखना है तो लिख लो। तो अभी समझते हैं ये जो 6-7 चीज है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राइसिंग प्रोसीजर, जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जिसको हमें बनाना है। अब इस प्राइसिंग प्रोसीजर को बनाने के लिए कंडीशन टाइप भी होना चाहिए, एक्सेस सीक्वेंस भी होना चाहिए, कंडीशन टेबल भी होना चाहिए, कंडीशन रिकॉर्ड भी होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सभी का बाहर आके इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं कोई दूसरा चीज के साथ, तो समझने में इजी होगा। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कार का, ठीक है। तो हम लोग का जब हम लोग कोई कार बनाते हैं, चाहे मारुति बलेनो हो या हुंडई हो, BMW हो, कुछ भी हो, तो कार हम लोग का मेन क्या रहता है, टारगेट, कि हमको क्या बनाना है, कार। मारुति बलेनो बनाना है, ठीक है। तो कार तो पका पका आता नहीं है कहीं से, ठीक है। कार क्या होता है, पका पकाया नहीं मिलता है, कार बनाना पड़ता है, मतलब कार को असेंबल करना पड़ता है, ठीक है। कार कोई गोटा चीज कहीं पे बनता नहीं है, 4 चीज को मिला के नट बोल्ट जोड़ के एक तो कार बनता है, जी सर। ठीक है। या बाइक का भी एग्जांपल ले लीजिए, एक ही बात। तो जो कार है वो है मेरा V/08, कि हमको कार बनाना है, ठीक है। और उस कार को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो उसका बॉडी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी कौन है, वो है आपका कंडीशन टाइप। कार बनाने का सबसे मेन क्या होना चाहिए, कार में सबसे पहले क्या होना चाहिए, बॉडी। सर बॉडी बॉडी होना चाहिए, क्योंकि बिना बॉडी का कार बनेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है बॉडी के बाद, इंजन होना चाहिए सर। इंजन। इंजन होना चाहिए कार में। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, नट बोल्ट वगैरह होना चाहिए उसको जोड़ने के लिए। अरे वो तो बात का बात है, चक्का होना चाहिए ना पहले। चक्का होना जी चाहिए। सर, चक्का होना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है एक कार के लिए, कार तो होना चाहिए, तो एक तो बॉडी होना चाहिए, दूसरा चीज उसका इंजन होना चाहिए, ठीक है, फिर चक्का होना चाहिए, ठीक है। कम से कम देखने से तो कार लगना चाहिए, फिर अंदर का बात तो हम बाद में करेंगे कि स्टीयरिंग होना चाहिए, सीट होना चाहिए, फिर नट बोल्ट होना चाहिए, तो ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्लच का ये होना चाहिए, उसका पेडल होना चाहिए, गियर बॉक्स होना चाहिए, वो सब तो फिर आस्ते आस्ते हम एक एक चीज हम जोड़ते रहेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो क्या होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, चक्का होना चाहिए, इंजन होना चाहिए, है ना। ऐसे तो कार में सभी चीज इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गियर इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट तो सभी चीज है। तो मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हमको कार बनाना है, और कार बनाने के लिए हमको सब चीज चाहिए। यहाँ पे भी मेरा मुद्दा है कि हमको प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना है,
अब प्राइसिंग प्रोसीजर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंडीशन टाइप होना चाहिए। फिर कंडीशन टाइप को एक्सेस सीक्वेंस के साथ असाइन करना पड़ता है, कनेक्शन बनाना पड़ता है इन दोनों, ठीक है? एक्सेस सीक्वेंस के साथ जोड़ना पड़ता है। और ये जो कंडीशन टाइप है, ये जो कंडीशन टाइप एक्सेस सीक्वेंस के साथ जुड़ता है, तो उसके लिए पहले उसको टेबल में डिफाइन करना पड़ता है। तो सीक्वेंस हम कैसे भी बोल रहे हैं या बुक में कैसे भी लिखा हुआ हो, इसका एक्चुअल सीक्वेंस क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली काम करने के लिए? सबसे पहले होना चाहिए कंडीशन टाइप, टाइप, उसके बाद आना चाहिए कंडीशन टेबल, उसके बाद आना चाहिए एक्सेस सीक्वेंस, उसके बाद प्राइसिंग पोजीशन। क्योंकि सब एक दूसरे के साथ ये सब डिपेंडेंट है, कनेक्शन बना हुआ है। जैसे कार बनाना है तो कार बनाने के लिए बॉडी चाहिए, तो बॉडी कहाँ से आएगा? बॉडी के लिए स्टील चाहिए, तब ना उसको बॉडी का स्ट्रक्चर देंगे, कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि प्राइसिंग प्रोसीजर में क्या क्या चीज रहता है। प्राइसिंग प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं इसको? एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, प्राइसिंग प्रोसीजर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमको प्राइसिंग प्रोसीजर सीखना होगा, और प्राइसिंग प्रोसीजर में क्या क्या रहता है नहीं रहता है, ऐसा सीखने के बाद फिर हम लोग ये सबको यूज करेंगे, कंडीशन टाइप, कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस, ये सब। तो कंडीशन टाइप का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं कि क्या है। जो प्राइसिंग एलिमेंट्स है जो हम लोग मार्केट में यूज करते हैं माल बेचने के लिए, उसको हम लोग प्राइसिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं कंडीशन टाइप में, उसको बनाना पड़ता है। ट्रेड भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज छूट गया, डिस्काउंट। वहाँ डिस्काउंट देखो बीच में कहीं पे ऊपर में, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, वो सब के बाद डिस्काउंट छूट गया। तो ये सारा चीज को हमें एसएपी में बनाना पड़ता है, डिस्काउंट, फ्रेट चार्ज, लोडिंग चार्ज, टोल टैक्स, जो भी है, जीएसटी, ये सब का एक एक क्या होगा? कंडीशन टाइप होगा, ठीक है? सबका एक एक कंडीशन टाइप होगा, और कंडीशन टाइप किसके साथ असाइन होता है? एक्सेस सीक्वेंस के साथ। किसके साथ होता है? एक्सेस सीक्वेंस के साथ। हाँ, तो कंडीशन टाइप हमेशा कनेक्शन बनता है किसके साथ? एक्सेस सीक्वेंस के साथ, एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है? और एक्सेस सीक्वेंस के पीछे कौन रहता है? कंडीशन टेबल। तो एक्सेस सीक्वेंस जो है, मान लो एक क्या है? एक्सेस सीक्वेंस एक आदमी है मान लो, ठीक है, इस तरीके का, या फिर एक एक फॉरग्राउंड वाला चीज है, मतलब सामने से तो आदमी जैसा दिखता है लेकिन उसका पीछे क्या है? नरकंकाल है जैसे। हाँ, कंकाल है, हड्डी है, चमड़ा है। हम लोग क्या है? हम लोग इंसान जो दिखता है, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, ये हम लोग का क्या है? ये दिखने वाला चीज, मतलब ये फॉरग्राउंड है। हम लोग खूबसूरत दिखते हैं, बदसूरत दिखते हैं, जो भी है, ये क्या है हम लोग का? ऊपरी ऊपरी त्वचा है या ऊपरी एक स्ट्रक्चर। लेकिन पीछे क्या है? कंकाल। कंकाल, कंकाल है, मांस है, हड्डी है। हड्डी है, कंकाल है, यही है। तो ये एक्सेस सीक्वेंस का पीछे कौन है? टेबल। कंडीशन, हाँ, एक्सेस सीक्वेंस का पीछे कौन है? कंडीशन कंडीशन टेबल। टेबल। कंडीशन टेबल, और ये जो प्राइसिंग प्रोसीजर होता है, यहाँ पे क्या असाइन होता है? कंडीशन टाइप। प्राइसिंग प्रोसीजर में क्या असाइन होता है? कंडीशन टाइप। प्राइसिंग प्रोसीजर, कंडीशन टाइप। तो लिंक समझ में आएगा किसके साथ किसका क्या लिंक है? कौन बताएगा? क्या क्या अभी बताया अभी? हम बता रहे सर। कंडीशन, एक्सेस सीक्वेंस के पीछे कंडीशन टेबल है सर।
और एक्सेस सीक्वेंस के साथ कंडीशन टाइप असाइन होता है। सही होता है। असाइन। हम्म। और प्राइसिंग प्रोसीजर में क्या असाइन होता है? कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप। कंडीशन। सब कनेक्शन बन गया एक दूसरे के साथ सबका। तो कंडीशन टाइप के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, उसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें बाद में जाएंगे। आज पहले देखते हैं 20/08 जो हमारा मेन टारगेट है। हमारा मेन टारगेट क्या है? मारुति बलेनो। ठीक है, तो मारुति बलेनो बनाने के लिए अभी क्या चक्का चाहिए, क्या स्टीयरिंग चाहिए, क्या इंजन चाहिए, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हमारा टारगेट क्या है कि मारुति बलेनो बनाना है। तो 20/08 करने से कुछ इस तरीके का स्क्रीन खुलेगा और इस स्क्रीन में जैसे आप देख सकते हो कि प्रोसीजर्स करके कोड है, उसके बाद है उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है टीएस करके एक फील्ड है, उसके बाद है प्राइसिंग टाइप। ठीक है, इस तरीके का स्क्रीन है, लेकिन इस स्क्रीन को बाद में समझेंगे, अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एसएपी ने बहुत सारा बना के दिया है प्रोसीजर। ठीक है, और अलग अलग काम का अलग अलग प्रोसीजर बना के दिया है, जैसे इंटर कंपनी, रिटेल प्राइस, कंडीशन सप्लीमेंट, हेडर प्राइस, फॉस इंटरफेस, ठीक है, पीरियोडिक बिलिंग, रिपेयर। तो जैसे हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं तो जब आप होलसेल में जाते हैं तो होलसेल का प्राइसिंग अलग होता है, जब आप रिटेल में जाते हैं तो रिटेल का प्राइसिंग अलग होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट का प्राइसिंग अलग होता है। तो हर एक काम का अलग अलग प्राइसिंग है ना। सब जगह तो कॉमन नहीं होता है, कोई टैक्स लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई फ्रेट लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई डिस्काउंट देता है, कोई नहीं देता है। सब जगह एक जैसा रूल नहीं रहता है। ठीक है ना। तो ये जितना भी हम लोग अभी बात किए, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, इस तरीके का, इस तरीके जितना भी कुछ हम लोग बात किए, ठीक है, वो सबको हमको ये प्राइसिंग प्रोसीजर के साथ असाइन करना पड़ता है। और हर एक प्राइसिंग प्रोसीजर जो होता है वो अलग अलग हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर हमको कुछ अलग अलग सेल करना है, जैसे अगर हमको स्क्रैप सेल करना है, ठीक है, तो स्क्रैप सेल में हो सकता है कि मेरे को लोडिंग चार्ज या हमको पैकिंग चार्ज ये सब लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रैप बेचने में क्या है ना। जी सर। तो स्क्रैप सेल के केस में हम अलग प्राइसिंग प्रोसीजर बनाएंगे। जो मेरा मेन मटेरियल है, मेरा जो मेन प्रोडक्ट है जिसको बेच के हमको पैसा कमाना है, उसके लिए हम अलग प्राइसिंग प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट का, चूंकि ये सब अलग अलग है, उसका सीबीडी लगता है, ओशियन फ्रेट लगता है, अलग अलग चीजें, तो उसका प्राइसिंग प्रोसीजर हम अलग बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मेरा धंधा है, जिस तरीके का धंधा हो रहा है, जिस तरीके का मेरा बिजनेस है, उस हिसाब से हम प्राइसिंग प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइसिंग प्रोसीजर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना है, किस बिजनेस के लॉजिक के हिसाब से बनाना है। तो अगर इंटर कंपनी सेल्स है, बाद में बात करेंगे इंटर कंपनी सेल्स के बारे में, ये भी एक तरीके का सेल्स है, तो इंटर कंपनी का अलग बनाएंगे। डोमेस्टिक सेल्स है तो उसका अलग बनाएंगे, एक्सपोर्ट सेल्स है तो उसका अलग बनाएंगे। तो जैसा जैसा मेरा प्राइसिंग एलिमेंट्स के हिसाब से हमको बिजनेस करना है, उस हिसाब से हम अलग अलग प्राइसिंग प्रोसीजर बनाएंगे। तो हर एक कंपनी में कम से कम 2-3 प्राइसिंग प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एसएपी ने बना के दिया है जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है, वो है आपका RV
आरबी के साथ हो गई, जो स्टैंडर्ड वाला है RBAA0, ये एसएपी ने बना के दिया है। ठीक है, ये मेन जो है डोमेस्टिक सेल के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी में अगर आपको कोई चेंजेस करना है आपको अपना कंट्री के रूल के हिसाब से, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें करेक्शन कर सकते हैं, नया नया कंडीशन टाइप ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐसे। तो इसको कॉपी करके एक नया बना लेंगे, उसके बाद उसमें जो एक्सपेरिमेंट करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करके इसको ZRBA1 ऐसे समथिंग कुछ कर दो। ये कितना कैरेक्टर का होता है? 6 है शायद ना? हाँ 1 2 3 4 5 6। इंटर करो, कुछ लिख दो इसको, स्टैंडर्ड प्राइसिंग है कुछ। अच्छा, रेलवे का जो टिकट है, रेलवे का टिकट में जब हम लोग ऑनलाइन में टिकट काटते हैं, क्या क्या चार्ज लगता है? टोटल अमाउंट कितना होता है? देखें हैं क्या ब्रेकअप उसका? सुजीत थोड़ा शो कर दो तो जो दिया था तुमको। रुकिए एक सेकंड। हर बिजनेस का अलग अलग होता है। ठीक है, माल जो बेचता है उसका अलग रहेगा, अगर कोई टिकट उकट बेच रहा तो अलग रहेगा। जैसे फ्लाइट टिकट का भी वैसी है, फ्लाइट टिकट में भी बहुत कुछ जोड़ता है। तो 20/08 में नया प्राइसिंग प्रोसीजर बन गया। अब अपना प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर में जाओ, कंट्रोल में डबल क्लिक करो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा है, ठीक है, और इस ढांचा में टोटल 16 फील्ड है। 16 फील्ड मतलब जैसे स्टेप हो गया पहला, उसके बाद काउंटर हो गया दूसरा, उसके बाद कंडीशन टाइप ये तीसरा, फिर डिस्क्रिप्शन है चौथा, प्रॉम है पांचवा, टू है छठा, फिर MA लिखा हुआ मैनुअल वह है सातवां, फिर एक रिक्वायर्ड R करके एक कॉलम है वो है आठवां, उसके बाद स्टैटिस्टिक वो है 9, फिर है P प्रिंट वो है 10, उसके बाद सब टोटल वो है 11, उसके बाद रिक्वायरमेंट वो है 12, उसके बाद कैलकुलेशन टाइप वो है 13, फिर बेस कैलकुलेशन टाइप वो है 14, उसके बाद है अकाउंट की वो है 15, उसके बाद एक्यूरेल वो है 16। ये 16 फील्ड मुंह जवानी याद होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में। ठीक है, क्या करना है? याद करना सर, कैसे याद करना है? सीक्वेंस में हाँ, क्या होगा सीक्वेंस? स्टेप होगा, कंडीशन होगा, कंडीशन टाइप होगा, स्टेप स्टेप 2 स्टेप होगा, मैनुअल मैनुअल होगा, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, स्टैटिस्टिक प्रिंट प्रिंट, सब टोटल टोटल रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। तो ये कैलकुलेशन 16 को जिस सीक्वेंस में है बेस उसी सीक्वेंस में याद करना है। अकाउंट की एक्यूरेल। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेप का मतलब क्या है, काउंटर का मतलब क्या है, कंडीशन टाइप का मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये 16 फील्ड को याद करना है। सब टोटल ये सब इंटरव्यू में आता है सर? हाँ, पूछेगा 16 फील्ड जी बताओ, सर। और सीक्वेंस में पूछेगा। उसके बाद पूछेगा कि तो फ्रॉम का मतलब क्या है, कि क्या यूज है, टू का यूज क्या है, कंडीशन टाइप का यूज क्या है, ऐसे करके पूछता है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और पूछता ही है। प्राइसिंग से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इंटरव्यू।
तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट कि ये 16 फील्ड याद होना चाहिए, प्लस इस 16 फील्ड में किसका यूज क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी जैसे मैंने बताया कि प्राइसिंग प्रोसीजर में हम लोग क्या असाइन करते हैं, कंडीशन टाइप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कंडीशन टाइप डाला हुआ है, EK01, PR00, PB00, PB02, ZK01, BA00, ZA00, ऐसे करके ये सब एक सब कंडीशन टाइप है जो एसएपी ने बनाया है। और ये कहाँ पे बनता है, V/0 6 में। अच्छा 6 में 6 बनता है 6 में, असाइन होता है 8 में। अच्छा ठीक है, और बाकी फिर ये सब का अलग अलग काम है, अकाउंट की का अलग काम है, रिक्वायरमेंट जो लगा हुआ उसका अलग काम है, वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये 16 फील्ड आप लोग को याद करना है, ठीक है। एंड अभी एक काम करिए, यहाँ पे जितना कुछ लगा हुआ है ना वो सबको डिलीट कर दें। तो वहाँ ऊपर में एक ऑल सिलेक्ट का बटन है, ग्रीन वाला, उसका बगल वाला, नहीं ऑल सिलेक्ट उसका बगल वाला है ना, सिलेक्ट ब्लॉक, नहीं ठीक है, ऑल सिलेक्ट किया हुआ। अभी वो PR00 को अनसिलेक्ट कर दो, PR00 सेकंड नंबर पे और ग्रॉस वैल्यू को अनसिलेक्ट कर दो और डिलीट दबा दो ऊपर। तो अब हम सबको डिलीट कर दें, ठीक है, हमको उतना झमेला नहीं चाहिए, सीधा सीधी हम खाली प्राइस मेंटेन करेंगे और मेरा ग्रॉस वैल्यू आ जाना चाहिए। फिर जब हम लोग सीखते रहेंगे तब हम लोग बीच में एक एक करके ऐड कर देंगे अलग अलग कंडीशन। ये ठीक रहेगा सर। अभी शुरू ही में अगर उतना भीड़ भाड़ रहेगा ना तो समझने में बहुत हौच-पौच हो जाएगा। तो अभी हम लोग सीधा सीधी रखेंगे एक ही प्राइसिंग कंडीशन जो है मेरा बेस प्राइस। यहाँ पे ना भाड़ा है, ना लोडिंग चार्ज है, ना पैकिंग चार्ज है, कुछ नहीं लगाया है मैंने अभी। सीधा सीधी बेस प्राइस है पहले, ठीक है। फिर जब आगे सीखेंगे तो इसी प्राइसिंग प्रोसीजर में हम लोग अलग अलग कंडीशन टाइप ऐड करते जाएंगे, भाड़ा वाला, टोल चार्ज वाला, लोडिंग चार्ज वाला, वो सब, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर बन गया है, ठीक है। अब प्राइसिंग प्रोसीजर बनने के बाद और एक काम करना पड़ता है, इसको असाइन करना पड़ता है। तभी जाके जब हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे तो मेरा ये वाला प्राइसिंग प्रोसीजर वहां पे आएगा सेल्स ऑर्डर, जो कि आप लोग पहले किए भी होंगे, लेकिन उस समय उतना डिटेल में मैंने नहीं बताया था। तो उसका टी कोड है OBKK, आप लोग यूज किए होंगे। हाँ जी सर, हाँ जी सर, OBKK। तो कभी भी जब प्राइसिंग प्रोसीजर बनाते हैं नया, बनाने के बाद हमको यहाँ पे आके उसको असाइन करना पड़ता है। ऊपर वाला जो ब्लैंक एंट्री है ना उसको डिलीट कर दो तो कौन बना पता नहीं, सबसे पहला वाला रो को डिलीट कर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो सेल्स एरिया है, ठीक है, मेरा क्या सेल्स एरिया है, यहाँ पे सर्च करो पोजीशन में जाके, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमिनेशन का रूल क्या है। तो क्या रूल होता है प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमिनेशन का? सबसे पहले होता है सेल्स एरिया, मतलब सेल्स और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लस डिवीजन। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। तो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर कहाँ से डिटरमाइन होता है? जो हम लोग मेंटेन करते हैं VOV8 में। VOV8 में, VOV8 में एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करके एक फील्ड रहता है। तो जो सेल्स ऑर्डर आप बनाए हैं ZOR1 या समथिंग, वहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर आप कुछ मेंटेन करके रखे होंगे, तो वो पिकअप करता है वहाँ से सेल्स ऑर्डर का डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर।
और उसके बाद आता है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। ये कहाँ पर रहता है? कस्टमर मास्टर में रहेगा। हाँ, ये कस्टमर मास्टर में सेल्स व्यू में रहता है। ठीक? कस्टमर प्राइसिंग एंड उसके बेसिस में प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम में सेट हो जाता है ऑर्डर बनाते समय। तो जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते समय VA01 करते हैं, फिर वहाँ पे सेल्स एरिया डालते हैं, फिर वहाँ पे आप सोल्ड टू पार्टी डालते हैं। हाँ जैसे ही आप सोल्ड टू पार्टी ये डाल के इंटर मारते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, प्राइसिंग प्रोसीजर ढूंढने चल जाता है कि इसका प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो कैसे ढूंढता है? सबसे पहले सेल्स एरिया तो मिल गया उसको जो आप डाले हैं, वही वाला सेल्स एरिया को यहाँ पे इस टेबल में पास करते हैं, जैसे आप पोजीशन में सर्च। हाँ उसके बाद देखता है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप आप बना रहे हैं VA01 करते समय, उसका डॉक्यूमेंट टाइप पे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या मेंटेन किया होता है। तो वहाँ पे दिख जाता है उसको कि ये मेंटेन किया होता है, तो यहाँ पे आके सर्च करता है उस डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। और उसके बाद फिर सोल्ड टू पार्टी में जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन है, उसको भी वहाँ से मिल जाता है कि क्या मेंटेन किया हुआ, फिर यहाँ पे आके सर्च करता है। तो सारा कॉम्बिनेशन को जब मिला के वो सर्च करता है, सर्च करने के बाद उसको यहाँ पे एक एंट्री मिलता है कि अच्छा ये वाला लेके जाना। तब वो वहाँ पे जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, प्राइसिंग प्रोसीजर आ जाता है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमिनेशन का रूल अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? सेल्स ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन और क्या सोच क्लिक कर उसको पढ़ा उसको डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। हाँ, तो तीनों को इंडिविजुअल अलग अलग से भी बोल सकते हैं या गोटा गोटे सेल्स एरिया बोलने से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स एरिया प्लस डॉक्यूमेंट पासिंग प्रोसीजर प्लस कस्टमर पासिंग प्रोसीजर, ये है उसका आंसर। ये बेसिस में जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हैं वहां पे प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन होता है। हो जाएगा ना? जी सर। तो अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमिनेशन में मेंटेन नहीं करेंगे फिगर अपना वैल्यू, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? जब आप सेल्स ऑर्डर बना के जैसे ही सोल्ड टू पार्टी का इंटर करेंगे और इंटर मारेंगे, तो नीचे में लिखा आ जाएगा नो प्राइसिंग प्रोसीजर कुड बी डिटरमाइन। ऐसा मैसेज आएगा कभी आपको? हाँ सर, कंडीशन टाइप में जाके फिर PR00 मेंटेन करेंगे। नहीं, वो तो बहुत बात का बात है। अभी एक काम करो, यहाँ पे डिलीट कर दो इसको, ये RBA001 को डिलीट कर दो। हाँ, और वो बगल का PR00 को भी डिलीट कर दो। सेव कर दो इसको। हो गया सेव? अभी जाके ऑर्डर बनो। नहीं, एरर आ जाना चाहिए, तुम कुछ गलत किया है। जब मटेरियल डालेंगे तब नहीं तो। नहीं, उससे पहले ही आ जाएगा। इस कस्टमर प्रोसीजर क्या है? कस्टमर F6 करो, डायरेक्ट चल जाएगा कस्टमर मास्टर। सेल्स में जाओ, सेल्स में और नीचे में क्या डाला हुआ? 1। कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में क्या डाला हुआ? 1। और जो VO8 में जाके Z/1 का डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या डाला हुआ देखो? एक डाल भाई। कैपिटल में A डाला हुआ, वो वाला नहीं, नीचे।
डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। ठीक है, अभी बंद करो इसका। अब OBKK में जाओ, वहाँ पे तुम किसको डिलीट किया अभी देखो तो। तो PR हो सकती है। PR यही वाला तो है। तो तुम्हारा सेल्स एरिया सेम है जो अभी ऑर्डर हाँ बना रहे हो, हाँ यही सेल्स एरिया है। ओके एक सेकंड। हाँ DSO1 DCP1 पैक करो, DSO1 DCP1 शुरू से सेल्स ऑर्डर बना दिए 01 से। नहीं, एरर आना चाहिए। एक बार हेडर में जाओ तो हेडर में यहाँ प्राइसिंग प्रोसीजर, अच्छा ये ब्लैंक आ रहा है ना, देखो नीचे में प्राइसिंग प्रोसीजर ब्लैंक आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, तो अगर तुम मेटल मास्टर डालोगे भी ना, अभी डालो मेटल डालो यहाँ पे, तो वहाँ तुमको प्राइसिंग प्रोसीजर नहीं दिखाएगा कुछ। कंडीशन टैब में जाओ, क्वांटिटी डालो, कंडीशन टैब में जाओ, हाँ वही कॉइन में जाओ, यहाँ पे सब क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक कुछ नहीं है। प्राइसिंग ठीक है, मेंटेन नहीं है। हाँ एनालिसिस में जाओ, नीचे एक एनालिसिस है, देखो लेफ्ट साइड का जो पैनल है ना, प्रोसीजर करके लिखा है, सब ब्लैंक है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर एंट्री तो मेंटेन किए हो, लेकिन प्राइसिंग प्रोसीजर का कोड ही नहीं डाला है वहाँ पे, तो ये पे इसीलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर पूरा रो को तुम डिलीट कर दोगे तब जो एरर मैं बोल रहा हूँ वो लाएगा। अभी पूरा रो को डिलीट कर दो, सेव करो, अभी फिर से ऑर्डर दो। ये वाला है, would be determined। तो इसको प्राइसिंग प्रोसीजर नहीं मिल रहा है कुछ, मतलब ये क्या कर रहा है अभी, ये सेल्स एरिया उसको मिल गया है, प्लस उसको डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर भी मिल गया उसको, वो बैकग्राउंड में जाके चेक किया BOB8 में कि क्या डाला हुआ है, तो उसको वहाँ पे कैपिटल A मिल गया, और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर भी मिल गया 1। अभी सेल्स एरिया, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर लेके ये OBKK में जाके खोज रहा है। कौन किसके साथ ठीक असाइन है, हाँ OBKK में ये 5 चीज को ले जाके वो खोज रहा है, तो उसको वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि तुम तो मेंटेन किए नहीं हो कुछ। तो इस तरीके का अगर एरर आए तो उसका मतलब क्या है कि OBKK में डेटा मेंटेन नहीं है, या फिर कस्टमर मास्टर में कस्टमर प्रोसीजर जो डाला हुआ है उसके बेसिस में उसको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही, या फिर कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन ही नहीं है कस्टमर मास्टर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉम्बिनेशन उसमें मिल रहा है ऑर्डर बनाते समय, उन सारा चीज को पकड़ के वो OBKK में जाके खोज रहा है, अगर उसको मिल रहा है तो लेके आ रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं ला पा रहा है। समझ में आया? अब ये पांच चीज का कॉम्बिनेशन जाके खोज रहा है OBKK में, तो नहीं मिला तो एरर दे दिया। अभी एक काम करो, तुम मेंटेन कर दो तुम्हारा वाला। सर पहले OBKK में खोजा, मिल गया, उसके बाद फिर कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में खोजा, वहाँ भी मिल गया,
और सेल्स डॉक्यूमेंट में खोजा वहाँ पर ओबीके में सबसे लास्ट में खोजता है। सबसे पहले तो डेटा को सेल्स खोज डॉक्यूमेंट। के मतलब फेच करता है। सबसे पहले डेटा को फेच करता है। तो सेल्स एरिया तो यही पे मिल गया। हाँ। VA01 करते समय हम तो डाले हैं। हम्म, और डॉक्यूमेंट प्रोसीजर उसको VA08 में जाके वो खोज के लेके आ गया कि ये जो सेल्स डॉक्यूमेंट हम डाले हैं OR1 इसका डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या है। तो कैपिटल A मिल गया उसका वहाँ पे। और सोल्टू पार्टी डाल के जैसे ही इंटर मारे तो कस्टमर प्रोसीजर में जाके देखा क्या मेंटेन है तो वहाँ पे 1 मिल गया उसको। 1 मिल गया। अभी यहाँ पे आके खोज रहे हैं कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये, डिवीजन इक्वल टू ये, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर इक्वल टू ये, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर इक्वल टू 1। तो उसका प्राइसिंग प्रोसीजर क्या आना चाहिए। यहाँ पे अभी अगर हम मेंटेन कर देंगे वो जेड वाला जो अभी वो बना है तो वही आने लगेगा। जो हम यहाँ मेंटेन करेंगे वही आएगा। करो वहाँ मेंटेन करो, उसको हाँ चेंज कर दो। मेंटेन कर दिया सर। जेड वाला किया जेड वाला अभी क्या बना है प्राइसिंग प्रोसीजर जेड से। हाँ जेड वाला ZRVAA1 यहाँ पे आया हुआ देखो। इसको इसको हटा देते हैं, इसको जेड कर देते हैं। हाँ जेडर डोमेस्टिक स्टैंडर्ड प्राइसिंग आ गया ना डिस्क्रिप्शन में। अब इसको सेव करो। जी सर। वही है सर। अभी ऑर्डर बनाओ। अभी हेडर में जाके देखो तुम्हारा वाला नाम दिखा रहा है कि नहीं सेल्स टैब में। देखो वहाँ ZRV001 करके आ रहा है ना। जी जेडर जी भी अभी मेटल उटल डाल के वहाँ प्राइसिंग स्क्रीन में जाओ। अमाउंट डालो। अभी एनालिसिस में जाओ। नहीं एनालिसिस में जाओ। देखो अभी लेफ्ट पैनल में PR00 आ रहा है। जी हम लोग सर अभी एक ही डाला है ना प्राइसिंग पोजीशन में वो सब ले लो। तो इसीलिए एक ही आ रहा है PR00। ठीक है अभी बैक करो और PR00 का प्राइस डालो। यहाँ पे लिखो PR00 लिखो और बगल में प्राइस डालो। ठीक है एक पीस का दाम है 100 यूरो तो 10 पीस का दाम हो गया 1000 यूरो। सेव कर दो इसको। हाँ ठीक है सेव करो। ये ऑर्डर बनो। ठीक है 80042 has been saved. अभी मान लो कस्टमर मास्टर में अगर कोई 1 के जगह कुछ और डाल देगा या फिर कुछ नहीं डालेगा कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर तो सिस्टम को कोई प्राइसिंग प्रोसीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ओबीके में मिलेगा नहीं सर। मिलेगा इधर देगा ना। देखो तुम्हारा वाला कस्टमर हाँ में जो मिलेगा सर। जैसे कि सर मेरा कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर पे मेंटेन नहीं है एक में तो फिर भी यहाँ पर शो कर रहा है ब्लैंक दिखा रहा है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर पे। नहीं तुम जाओ ब्लैंक कर दो उसको तुम्हारा कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर।
इसको कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर को ब्लैंक कर, सेव कर। सबको ब्लैंक कर दो। नहीं नहीं वो सब तो रहेगा। ठीक है तो ये मैंडेटरी मैंडेटरी है। हाँ तो कुछ और कर दो उसको। मार्केट प्राइस हाँ वहाँ +1 कर दो, चलो सेव कर। अभी ऑर्डर बना। क्या बोल रहे हो? No pricing procedure could be determined. could be determined. मतलब अब क्या प्रॉब्लम हो गया उसको, क्या कर रहा है वो अभी? वो भी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। हाँ तो अभी के में जाके क्या क्या डाल रहा हो? वन यहाँ पर 1 है हम्म तो वहाँ पर भी 1 था कस्टमर प्राइसिंग में, तो यहाँ पर हम्म। जी भी सर। मार्केट प्राइस करना होगा तब जाके हो जाएगा। मार्केट अगर तो हाँ तो यहाँ पे आके जब वो खोज रहा है, यहाँ पे उसको अनसिलेक्ट करो लाइन को, पोजीशन में जाओ, पोजीशन में जाओ, यहाँ पे डालो सेल्स एरिया, डालो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, जो सब डालो यहाँ, और लास्ट वाला में कुछ मत डालो। DC P1 document pricing procedure A कैपिटल ए, लास्ट वाला में हाँ कुछ इंटर इंटर करो। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो एरर देगा। तो वो एरर का दो मतलब होता है, एक कि मास्टर डेटा सही से मेंटेन नहीं है, और दूसरा कि सब कुछ सही से मेंटेन है लेकिन ओबीके में डेटा ही मेंटेन नहीं है, एंट्री ही मेंटेन है। दो कारण से वो एरर आता है, ठीक है। एक कि ओबीके में एंट्री मेंटेन नहीं है, और दूसरा ओबीके में एंट्री मेंटेन है बट मास्टर डेटा में सही से कस्टमर प्रोसीजर मेंटेन नहीं किया। अच्छा अभी मान लो कि एक कस्टमर है मेरा, ये राम प्रसाद या जो भी नाम है इसके, अभी ये कस्टमर का 2 सेल्स एरिया है, 2 सेल्स एरिया में मेरे को 2 प्राइसिंग प्रोसीजर को अलग अलग कॉल करना है सेम ऑर्डर टाइप के लिए, तो कैसे होगा? सेम ऑर्डर टाइप के लिए तो सर तो फिर जाके ओबीके पे सर दोनों का मेंटेन कर देंगे। हाँ तो वो ठीक है, 2 एंट्री तो करना ही पड़ेगा, 2 सेल्स एरिया है तो हाँ 2 एंट्री करना ही पड़ेगा। और एक लेकिन बार बोलिए कस्टमर तो को सर, क्या बोले और एक बार? जैसे दो मेरा सेल्स एरिया। दो जैसे मेरा दो सेल्स एरिया है, एक है होलसेल का हाँ और एक है रिटेल का। हाँ कस्टमर मेरा सेम है, हाँ एक ही आदमी है, कभी होलसेल का माल खरीदता है, कभी रिटेल का माल खरीदता है। हाँ जब हम होलसेल वाला सेल करते हैं तो होलसेल वाला प्राइसिंग लगना चाहिए, जब हम रिटेल वाला सेल करते हैं तो रिटेल वाला प्राइसिंग लगना चाहिए। कैसे करें? सर दोनों का सेल्स डॉक्यूमेंट अलग अलग होगा ना? सेल्स नहीं डॉक्यूमेंट एक ही है, एक ही रहेगा सेल्स डॉक्यूमेंट। सेल्स डॉक्यूमेंट तो एक ही है, OR1 डोमेस्टिक सेल हाँ या डायरेक्ट सेल, स्टैंडर्ड ऑर्डर जो बोलना है, ऑर्डर टाइप सेम ही है, खाली कभी होलसेल का माल खरीदता है, कभी रिटेल का माल खरीदता है। होलसेल के टाइम होलसेल वाला प्राइस आना चाहिए और रिटेल के टाइम पे रिटेल वाला प्राइसिंग प्रोसीजर आना चाहिए। तो ओबीके में कितना एंट्री होगा? ओबीके में तो ये मेरा सब सेल्स एरिया है। मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं पहले? क्वेश्चन आपका सर सही है। सही है ना, हो सकता है ना ऐसा? हाँ हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। तो उसको एसएबी में कैसे होलसेल के लिए इसमें अलग 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 प्राइस।
मेंटेन होगा रिटेल के लिए? ये जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड प्राइस है, ये एक हम्म, होलसेल के लिए मेंटेन होगा, ये एक रिटेल के लिए हम्म, मेंटेन होगा। और जैसे हाँ हम तो 2 एंट्री होगी। हाँ, एक जो इसका। जैसे हमारा यहाँ पर डीसी हम्म, और डीटी है, तो ये हम्म, होलसेल वाला हो जाएगा, ये रिटेल वाला हो रिटेल में। जाएगा। इसमें रिटेल वाला हो रिटेल जाएगा। वाला असाइन कर देंगे, इसमें होलसेल वाला असाइन कर देंगे। हाँ ठीक है। प्राइसिंग प्रोसीजर। तो ये जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर होता है ना कस्टमर मास्टर में, हम्म, ये सेल्स एरिया के बेसिस में हम लोग अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे वो जैसे बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग होगा, मतलब सेल्स एरिया अलग हो जाएगा। हाँ, तो होलसेल वाला सेल्स एरिया में कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर हो सकता है कि 1 डाल के रखेंगे, और रिटेल वाला में कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर को कुछ और 2 नंबर डाल देंगे, कुछ ऐसा। हाँ, या चाहे तो दोनों में 1 भी डाल के रख सकते हैं। मतलब वो जो फील्ड है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, वो सेल्स एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अलग अलग सेल्स एरिया है तो अलग अलग वैल्यू मिलेगी कस्टमर मास्टर। ठीक है, जैसे जनरल डेटा जो होता है वो कॉमन होता है, वो सेल्स एरिया के बेसिस पे मेंटेन नहीं होता। नाम एड्रेस वो सब तो एक ही आदमी का, एक ही आदमी है, तो वो अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन कस्टमर मास्टर में सेल्स एरिया के बेसिस पे हम लोग सेल्स ऑफिस अलग कर सकते हैं, सेल्स डिस्ट्रिक्ट अलग कर सकते हैं, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर अलग मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्स एरिया के बेसिस पे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। एक कस्टमर का अगर 2 सेल्स एरिया है तो दोनों सेल्स एरिया का जो भी डेटा हम लोग मेंटेन करते हैं कस्टमर मास्टर में, हाँ, वो अलग अलग हो सकता है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। एक्सेल से। तो अगर मान लो कि कोई एक कस्टमर है, एक ही कस्टमर है, ठीक है, और कभी नॉर्मल जो मेरा एफजी मटेरियल है वो खरीदता है, और कभी कभी मेरा स्क्रैप खरीदता है। तो हम चाहते हैं कि जब वो स्क्रैप खरीदता है तो स्क्रैप वाला प्राइसिंग प्रोसीजर आना चाहिए, जब वो फिनिश्ड गुड खरीदता है तो फिनिश गुड वाला आना चाहिए। तो क्या करेंगे उस केस में? प्राइसिंग प्रोसीजर मटेरियल में लगाना है। उस केस में पहले तो बताओ यहाँ पे कितना एंट्री हो गई? यहाँ पर होगा दो एंट्री ही होगा सर। 2 एंट्री हो गए, एक स्क्रैप के लिए, एफजी के लिए। एफजी के लिए। तो क्या चीज अलग होगा यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग होगा क्या, या नहीं, डिवीजन अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा? चैनल अलग वो नहीं, वो अलग नहीं होगा। ये क्या अलग होगा? कस्टमर प्राइसिंग को चेंज कर सकते हैं उसमें भी। कैसे करेंगे? अगर सेल्स एरिया सेम है हम्म, तो कैसे कैसे अलग करेंगे कस्टमर नहीं, प्राइसिंग सेल्स प्रोसीजर? एरिया नहीं होगा, नहीं होगा। एक सेल्स एरिया में एक ही हाँ, कस्टमर हाँ, हाँ, प्राइसिंग हाँ, हाँ, प्रोसीजर। हाँ। हम्म, तो उसमें डिवीजन मटेरियल में प्राइसिंग को। मान लो मेरा ऑर्डर टाइप अलग है, स्क्रैप का सेल का ऑर्डर टाइप अलग है और नॉर्मल एफजी का ऑर्डर टाइप अलग है, तो कैसे होगा? तो सर ऑर्डर ऑर्डर टाइप में लगाना होगा। ऑर्डर टाइप का डॉक्यूमेंट प्राइसिंग में हम्म, चेंज कर तो क्या देना क्या होगा। चीज सेम रहेगा, क्या क्या चीज सेम रहेगा और क्या अलग हो जाएगा? ये जो डॉक्यूमेंट का जो प्राइसिंग सब चीज सेम रहेगा, ये डॉक्यूमेंट प्राइसिंग टाइप जो है, डॉक्यूमेंट का ये प्राइसिंग चीज अलग होगा। स्क्रैप का या फिर एफजी का हो जाएगा। सेल्स एरिया सेम रहेगा? हाँ, सेल्स एरिया सेम रहेगा। नहीं सर, सेल्स एरिया सेम कैसे रहेगा? एक स्क्रैप का, एक फिनिश गुड का है। हाँ, तो डिवीजन अलग हो जाएगा ना। डिवीजन अलग हो जाएगा। हम्म, डिवीजन अलग होगा।
तो सेल्स वर्क सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भले सेम हो सकता है, हाँ डिवीजन डिवीजन अलग अलग रहेगा। और फिर डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर भी अलग होगा। हम्म ठीक है, हम्म तो आज यहीं पे रहने देते हैं। तो आप लोग को क्या क्या करना है, जो कॉपी कंट्रोल का मिसिंग वाला है उसको करना है, एंड उसके बाद ये 16 फील्ड को याद करना, बस इतना ही। जी सर फिर आगे बात करेंगे डिटेल में उस 16 का मतलब क्या है। ठीक है सर। ठीक है, तो नोटपैड में और एक चीज लिख लो, प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन कंडीशन रिकॉर्ड के ऊपर में, कंडीशन हाँ यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन, इसको 4 पकड़ नीचे को 5 कर देना। और बुक जो स्टार्ट हुआ प्राइसिंग जहाँ से, वहाँ से पढ़ते हुए आगे तक जाना है, जहाँ तक अभी तक कुछ सुने हो, जो सब चीज़ हम बताए हैं उसको पढ़ना है।